में हमने जो है वो एल्कीन्स के बारे में स्टडी किया था, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। आज हम इसमें स्टडी करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है जी, तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है इसकी एल्केन की, दैट इज हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन हैलोजिनेशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ हैलोजन। जैसे मान लिया कि मैं एक सिंपलेस्ट एल्केन लेता हूं, दैट इज मीथेन, और मैं मीथेन में हैलोजन की एडिशन करवाता हूं। अब देखो, जितने भी ये हैलोजिनेशन वाले रिएक्शन होते हैं ये सनलाइट की प्रेजेंस में होते हैं, है ना। और इनमें कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है? इनमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है। ये इस तरीके से रिएक्शन होता है। थोड़ा सा अगर आपको बताऊं, जब मैंने आपको बॉन्ड फिजन के बारे में बताया था तो उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड है वो आइदर हेट्रोलिटिकली और होमोलिटिकली टूट सकता है। अगर वो होमोलिटिकली टूटता है तो उसमें जो है वो फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। तो इसीलिए पहले जो मिथाइल आपका है उसमें जो कार्बन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है वो इस तरीके से ब्रेक होगा, ठीक है, विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ CH3 रेडिकल along with H रेडिकल। ठीक है जी। सिमिलरली ये जो Cl2 का मॉलिक्यूल है, जब भी इसके ऊपर लाइट गिरेगी h न्यू फ्रीक्वेंसी की तो ये भी इस तरीके से टूट जाएगा Cl रेडिकल और Cl रेडिकल में। ठीक है जी बात, Cl रेडिकल और Cl रेडिकल में टूट जाएगा। तो होगा क्या कि CH3 रेडिकल के साथ एक Cl जुड़ जाएगा तो बन जाएगा CH3Cl प्लस HCl। ठीक है, अभी और पॉसिबिलिटी है क्योंकि अभी दोबारा से इसकी क्लोरीनेशन करवाई जा सकती है, तो अगेन ये रिएक्शन फेवरेबल होगा। ठीक है, देन इट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ CH2Cl2। ठीक है जी, दैट इज डायाक्लोरोमीथेन। उसके बाद फिर से रिएक्शन हो पाएगा। कब तक रिएक्शन होता रहेगा? जब तक सारे के सारे आपके हाइड्रोजन जो हैं वो हैलोजन से रिप्लेस ना हो जाए। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें बन जाएगा आपके पास CHCl3, और एट लास्ट जब मैं फिर से इसका रिएक्शन करवाऊंगा तो ये चेंज हो जाएगा CCl4 में। अब जाके जो है सारे के सारे हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो चुके हैं किससे? हैलोजन से। तो ऐसे रिएक्शन को बोलता हूं हैलोजिनेशन। तो जो एल्केन्स होते हैं वो हैलोजिनेशन रिएक्शन देते हैं। अब उनमें भी कौन सा हैलोजन आपका ये रिएक्शन सबसे इजीली देगा, तो उसका ऑर्डर होता है हैलोजिनेशन रिएक्शन का F2, देन Cl2, देन Br2, देन I2। अगर हैलोजिनेशन रिएक्शन की बात करता हूं तो F2 सबसे इजीली हैलोजिनेशन रिएक्शन देता है, देन Cl2, देन Br2, देन I2। क्या आपको ये बात क्लियर हो गई? यस और नो? यस। प्लीज रिप्लाई जी जो क्लास में ज्वाइन है। यस सर, सर क्लियर है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है इसमें फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में, दैट इज कंबशन। अब देखो, जो कंबशन है वो दो तरह से हो सकती है। एक कंप्लीट कंबशन होती है और एक इनकम्प्लीट कंबशन होती है ना। मतलब किसी भी चीज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करना इज नोन एज कंबशन। ठीक है, अब मान लिया कि मेरे पास कोई एल्केन है, तो एल्केन का हमने जनरल फॉर्मूला देखा था CnH2n+2। ठीक है, अब उसमें कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? दैट इज 3n+1/2 हमें उसमें ऑक्सीजन लेने पड़ते हैं। और उससे हमें क्या मिलता है? जब मैं किसी चीज की कंबशन करवाता हूं तो मुझे मिलता है CO2 और वाटर। तो n मोल उसमें CO2 के मिलते हैं और n+1 मेरे को वाटर के मिलते हैं। अब ये व्हाट इज n+1 वो क्या है वो आपको बताता हूँ। ठीक है जी, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक एल्केन बोल दो, जैसे मान लिया ब्यूटेन ले लिया। ठीक है, तो आपको पता है कि ब्यूटेन एक एल्केन है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 है ना। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर C4H10 ले लिया। अब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर n की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन कितने लेने पड़ेंगे?
3 इंटू 4 प्लस 1/2 हमें उसमें O2 लेने पड़ेंगे, ठीक है। और उससे हमें क्या ऑब्टेन होगा, उससे हमें 4 CO2 मिलेंगे और 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5 वाटर मिलेंगे। तो अल्टीमेटली मैं इस रिएक्शन को कैसे लिख सकता हूं, C4H10 प्लस 4 3 12 and 1 13, 13/2 O2 will leads to 4 CO2 plus 5 water। क्या आपको ये रिएक्शन समझ में आया? जनरल रिएक्शन आपके सामने लिखा है और दूसरा रिएक्शन मैंने आपको विद एग्जांपल बता दिया। यस सर। क्लियर है जी बात? यस सर। यस और नो? ओके। अब इसी तरीके से आप किसी और के लिए, दूसरे एल्केन के लिए भी करवा के देख सकते हो, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा वो आपसे ये पूछ सकता है इसमें कि आपको कोई एल्केन दे सकता है ना, और ऐसा बोल सकता है कि उस एल्केन की आप कंप्लीट कंबशन करवा रहे हो, तो उस एल्केन से आपको कितने CO2 और कितने वाटर जो है वो ऑब्टेन होंगे, ठीक है। वो ज्यादा से ज्यादा आपसे ये सब पूछ सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गई कंप्लीट कंबशन जो मैंने आपको बताई, दिस इज कंप्लीट कंबशन। और एक होती है इनकम्प्लीट कंबशन, जिसमें मैं लिमिटेड सप्लाई ऑक्सीजन की दे रहा हूं, उसको क्या बोलता हूं, इनकम्प्लीट कंबशन। नेक्स्ट है इस कंबशन में इनकम्प्लीट कंबशन, ठीक है। इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब कि मैं किसी चीज को जला रहा हूं बट इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक एल्केन है दैट इज मीथेन। अब मैं मीथेन को क्या कर रहा हूं, ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई में क्या कर रहा हूं, बर्न कर रहा हूं। तो यहाँ पर क्या बनता है जी, यहाँ पर कार्बन ब्लैक बनता है, और कौन सी गैस निकलती है, गैस नहीं निकलती यहाँ पे, अलॉन्ग विद वाटर बनता है, कार्बन ब्लैक प्लस वाटर, ठीक है। अब ये हुआ लिमिटेड सप्लाई में, जब मैं ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई दे रहा हूँ, तब जब मैं किसी एल्केन को बर्न करूंगा तो कार्बन ब्लैक बनेगा अलॉन्ग विद वाटर, ठीक है। जब मैं कंप्लीट कंबशन करवा रहा हूं, है ना, तो वहां पर मेरे को CO2 और वाटर ऑब्टेन होंगे। जब मैं इनकम्प्लीट कंबशन करवा रहा हूं तो वहां पर मेरे को कार्बन ब्लैक और वाटर जो है ऑब्टेन होंगे। क्या आपको ये बात क्लियर हो गई? यस सर। ओके। नेक्स्ट रिएक्शन है इसमें फिर, आई मीन टू से केमिकल प्रॉपर्टीज में, दैट इज आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन, देखो आइसोमेराइजेशन में होता क्या है कि एक स्टेट चेन से दूसरा आइसोमर बन जाता है। जैसे मान लिया कि मैंने ब्यूटेन ले लिया, CH3 CH2 CH2 एंड CH3, दिस इज N ब्यूटेन, दिस इज नॉर्मल ब्यूटेन। अब मैंने क्या किया कि जो नॉर्मल ब्यूटेन है उसका रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 के साथ करवाया, जो कि एक क्या है, लुइस एसिड है, along with HCl। तो हुआ क्या कि ये N ब्यूटेन किस में चेंज हो गया, इसका आइसोमर बन गया। इसका आइसोमर क्या बनता है जी, व्हाट इज द आइसोमर ऑफ N ब्यूटेन, आपको पता है, बताओ, 2 मिथाइल प्रोपेन। उसको बोलते हैं आइसोमराइजेशन। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? यस सर। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप N पेंटेन की करवाते तो उसमें क्या क्या बनता, बताओ, शाबाश। अगर आप N पेंटेन की आइसोमेराइजेशन करवाते, N पेंटेन एक एल्केन है, तो उसमें क्या प्रोडक्ट बनते? मैंने आपको उसके आइसोमर बना के बताया। डाइमिथाइल हाँ हाँ, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, और साथ में एक और भी बनता, कौन सा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। हाँ ब्यूटेन। बिल्कुल सही बात है जी, उसमें दोनों बनते हैं ना, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट रिएक्शन है इसमें, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन, अब देखो एरोमेटाइजेशन में क्या होता है, मान लिया कि मैंने 6 कार्बन वाला एक एल्केन लिया। 6 कार्बन वाले एल्केन का फॉर्मूला होगा C6H14, जिसको क्या बोलता हूं,
एन हेक्सेन बोलता हूं, एन हेक्सेन बोलता हूं। ठीक है, अब यहां पर मैं रिएजेंट लेता हूं, जैसे क्रोमियम ऑक्साइड CrO3, या V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, या मोलिब्डेनम का ऑक्साइड भी ले सकता हूं, MO2O3, दिस इज मोलिब्डेनम ऑक्साइड, इनमें से कोई भी, या एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले सकता हूं। ठीक है, तो जब मैं एन हेक्सेन की क्या करवाता हूं, एरोमेटाइजेशन करवाता हूं, तो 6 कार्बन वाला एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा सुना है आपने, बताओ। 6 कार्बन वाला एरोमेटिक कंपाउंड आपको पता बेंजीन। है? हाँ, तो यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होती है, एन हेक्सेन से क्या बनता है जी, यहाँ पे एन हेक्सेन से बेंजीन बनती है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पहले भी पेपरों में आया है, दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट। समझ गए? तो एन हेक्सेन की एरोमेटाइजेशन करवाने पर क्या बनता है, बेंजीन बनती है, अलोंग विद 4H2 यहाँ पर बाहर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है पाइरोलिसिस। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, पाइरोलाइसिस। पाइरो का मतलब हीट, लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन, या पाइरोलाइसिस को और मैं क्या बोलता हूं, क्रैकिंग भी बोलता हूं, है ना। पाइरोलाइसिस और क्रैकिंग का मतलब ये हुआ कि मैंने एक बड़े एल्केन को छोटे एल्केन में तोड़ना है ना, बाय यूजिंग हीट, ब्रेक डाउन बाय यूजिंग हीट। ठीक है जी, एक बड़े एल्केन को छोटे एल्केन में तोड़ना है, उस फिनोमेना को क्या बोलता हूं, पाइरोलिसिस बोलता हूं। तो मान लिया कि मैंने एक एल्केन लिया, बड़ा एल्केन लिया 6 कार्बन वाला, दैट इज एन हेक्सेन। अब मैंने उसकी क्या करवाई, पाइरोलिसिस करवाई। ठीक है, कैसे होगी पाइरोलिसिस, देखो मैंने यहाँ पर टेम्परेचर दिया 773 केल्विन और 6 से 7 ATM प्रेशर दिया, तो ये जो बड़ा एल्केन है ये छोटे एल्केन में टूट जाएगा, जैसे C6H12 प्लस H2। ठीक है, एक बड़ा एल्केन जो है वो एल्कीन में टूट गया। सिमिलरली C4H8, ठीक है, सिमिलरली C3H6। तो पाइरोलिसिस का मतलब है एक बड़े हाइड्रोकार्बन को छोटे हाइड्रोकार्बन में तोड़ना। समझ गए जी? यहां पर मीथेन भी और साथ में इथीन भी बन जाती है, तो इस तरीके से इसको तोड़ सकता हूं। वो एल्कीन में भी टूट सकता है, वो एल्कीन में भी टूट सकता है। तो आप सिंपल सा ये समझो, पाइरोलिसिस का मतलब ये हुआ कि एक बड़े हाइड्रोकार्बन को छोटे हाइड्रोकार्बन में तोड़ना। अब वो हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। क्या आपको ये बात क्लियर है? Pyrolysis means breakdown of bigger hydrocarbon into smaller hydrocarbon. Okay, so that's all about the chemical properties of alkenes. ठीक है, अब आगे हम इसमें स्टार्ट करते हैं एल्कीन्स। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसमें रहेगा एल्कीन। ठीक है जी, तो एल्कीन्स किस में आती हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आती है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्कीन्स आती है। अब एल्कीन की क्या पहचान है, इट कंटेन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। प्लीज माइक ऑफ कर दे जिसने भी माइक ऑन किया है। ठीक है, तो एल्कीन कंटेन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और जो एल्कीन्स है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है। सिंपलेस्ट एल्कीन जो है वो 2 कार्बन की होती है, हैविंग फॉर्मूला। अब देखो यहां पर पहले इसका जनरल फॉर्मूला देखते हैं, CnH2n। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि एल्कीन में जितने कार्बन होंगे उससे डबल हाइड्रोजन। ठीक है जी, जैसे C2H4, C3H6, C4H8, C5H10 एंड सो ऑन, आप लिख सकते हो इस तरीके से। क्या आपको ये बात समझ आई? जितने कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन। क्लियर है ये Yes, बात? sir. ओके, अब देखो अगर मैं एक सिंपलेस्ट एल्कीन जिसका नाम इथीन है,
है ना, उसको ऑब्जर्व करूं तो अगर आप एल्कीन में हर कार्बन देखोगे तो हर कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं एल्कीन में? तो जी शाबाश, 3 तीन सिग्मा। 3 1 2 एंड 3, दिस वन इज 5। सिमिलरली इस कार्बन के अराउंड भी तीन ही सिग्मा, देखो 1 2 और एक कार्बन कार्बन का सिग्मा। तो एल्कीन में जो कार्बन होता है इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है जी, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, और एल्कीन में कार्बन के कॉरस्पॉन्ड 3 सिग्मा होते हैं और एक होता है 5। क्या आपको ये बेसिक सी बातें एल्कीन के बारे में क्लियर है? एल्कीन का दूसरा नाम ओलिफिन्स भी है, ओलिफिन्स भी इनको बोलता हूं, ऑयल फॉर्मिंग। ठीक है, और एल्कीन का दूसरा नाम है पैराफिन्स, ये भी लिख लेना यहाँ पे। एल्कीन को और क्या बोलता हूं? पैराफिन्स। पैराफिन्स का मतलब होता है लिटिल अफिनिटी, बिकॉज एल्केन्स आर वेरी लेस रिएक्टिव। ठीक है जी, अब बात करता हूं आइसोमेरिज्म। अब मुझे आप ये बात बताओ कि जब मैंने आपको एल्केन के बारे में स्टडी करवाई थी तो हमने देखा था कि जो एल्केन है वो केवल और केवल एक तरह का आइसोमेरिज्म शो करता है। कौन सा? चेन चेन आइसोमेरिज्म। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। तो उसी तरीके से जो मेरे पास एल्कीन है वो चार तरह का आइसोमेरिज्म दिखाता है। कौन कौन सा? चेन आइसोमेरिज्म, मैं विद एग्जांपल समझाता हूँ, ये देखना। चेन आइसोमेरिज्म हो गया, दूसरा हो गया पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरा हो गया रिंग चेन, और लास्ट हो गया हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जैसे सिस ट्रांस होते हैं ना, ज्योमेट्रिकल। तो एक एक करके मैं डिस्कस करता हूं। देखो, अब जब वर्ड आइसोमेरिज्म लग रहा है तो आपको एक बात तो पता है कि इन सब में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम सेम। ठीक है जी, तो चेन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या हो गया? जैसे किस में डिफर करेंगे ये चेन में डिफर करेंगे। मान लिया कि मैं 5 कार्बन वाली एल्कीन लेता हूं तो फॉर्मूला उसका जनरल होगा C5H10। ठीक है, तो उसको कैसे कैसे मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ वो आपको बताता हूँ। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2, CH2, CH2। ठीक है जी, दिस इज 1 2 3 4 एंड 5, दिस इज पेंट 1 इन या पेंटीन, इसको मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, अब देखो जब मैं इसको 4 कार्बन से रिप्रेजेंट करूंगा इस तरीके से, देखो CH2 डबल बॉन्ड C, एक मिथाइल ये जो उठाया उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया तो यहाँ पर आ गया CH3, आगे आ गया CH2 और इसका हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिया तो दिस इज 1 2 3 एंड 4। तो इसको क्या लिख सकता हूँ जी? दिस इज 2 मिथाइल, कितने कार्बन है टोटल? 4 है, दिस इज ब्यूट 1 इन। So what is the relationship between 2 methyl but 1 in and pent 1 in? आप बोलोगे कि जी ये दोनों क्या है? चेन आइसोमर्स। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप चेक करके देख सकते हो, दोनों में सेम है। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? यस सर। ओके, अब बात करता हूं नेक्स्ट जो आइसोमेरिज्म इसमें है, दैट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब देखो हमने एक एल्कीन अभी लिखी थी आपके सामने, C5H10 लिखी थी जी, है ना। तो C5H10 को हमने ऐसे लिखा था, अगर आप ध्यान से आपने देखा होगा भी, क्या ऐसे लिखा था जी? 1 2 3 4 एंड 5, दिस इज पेंट 1 ई। अब यहां पर पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड क्या है? 1 है। अब अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं CH3
CH डबल बॉन्ड CH CH2CH3। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगेन सेम है, आप काउंट करके देख सकते हो। 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन 10 है, 3 2 5 6 7 3 10। ठीक है, तो देखो नंबरिंग 1 2 3 4 एंड 5। 5 के लिए वर्ड रूट लग गया पेंट, और दूसरे तीसरे के बीच में डबल बॉन्ड है, देन पेंट 2 इन। ठीक है, so what is the relationship between pent 1 in and pent 2 in? These are position isomers of one another because they differ with respect to the position of double bond. क्या आपको ये बात क्लियर हुई? Yes, sir. Yes. क्योंकि फर्स्ट में जो डबल बॉन्ड है इट इज प्लेस्ड बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन। सेकंड में जो डबल बॉन्ड है इट इज प्लेस्ड बिटवीन सेकंड एंड थर्ड कार्बन। सो इन दोनों में क्या रिलेशन हुआ? पोजीशन का रिलेशन हुआ। पहले कंपाउंड में जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है पहले दूसरे कार्बन के बीच में है, और दूसरे कंपाउंड में जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो दूसरे और तीसरे कार्बन में है, और जबकि इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, हेंस दीज आर पोजीशन आइसोमर्स। ओके, सो नेक्स्ट है रिंग चेन आइसोमरिज्म। अब देखो मैं आपको इसमें एक हिंट बताता हूं। एल्कीन और साइक्लो एल्केन आपस में रिंग चेन आइसोमरिज्म शो करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब कोई भी एल्कीन बोल दो, मान लिया कि 4 कार्बन वाली एल्कीन आपने बोल दो C4H8। ठीक है, तो C4H8 को कैसे लिखोगे आप? C4H8 को आप ऐसे लिख दोगे CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, दिस इज ब्यूट1इन। और साइक्लोएल्केन कैसे बनेगा 4 कार्बन का? ऐसे बनेगा, दिस इज साइक्लोब्यूटेन। अब व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन साइक्लोब्यूटेन एंड ब्यूट1इन या ब्यूट2इन? तो आप बोल दोगे कि दीज आर रिंग चेन आइसोमर्स। क्या आपको ये बात क्लियर हुई या नहीं? सर एक बार इसको दोबारा बताना। ओके, मैंने आपको ये बोला कि जो एल्कीन होती है, चाहे वो 3 कार्बन की हो, 4 कार्बन की हो, 5 कार्बन की हो, वो साइक्लो एल्कीन के साथ रिंग चेन आइसोमरिज्म शो करती है। अब मान लिया कि एल्कीन ले रहा हूं 4 कार्बन वाली ब्यूटीन, और 4 कार्बन वाला एल्कीन कौन सा बनेगा? साइक्लोब्यूटेन। तो बोलने का मतलब ये हुआ कि ब्यूटीन और साइक्लोब्यूटेन आपस में रिंग चेन आइसोमरिज्म शो करेंगे। क्योंकि अगर आप देखो, आपने जैसे ब्यूटीन बनाई तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3, दिस इज ब्यूटीन हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8। ठीक है, अब साइक्लोब्यूटेन बनाओगे तो साइक्लोब्यूटेन ऐसे बनेगा 4 कार्बन का। अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या आएगा? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी C4H8 ही आएगा। हेंस एल्कीन एंड साइक्लोएल्केन विल शो रिंग चेन आइसोमरिज्म। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? यस सर। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि सर हाँ जी, ये मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन हम उसको ब्यूटीन बोल रहे हैं और उसको ब्यूटेन बोल रहे हैं। थोड़ा सा मुझे इसको ओके, देखो जी, नाम तो वैसे दोनों के अलग अलग हैं। ठीक है, जैसे मान लिया कि आप C4H8 ही हम देख रहे थे। ठीक है, तो यहां पर इससे जो मैंने एल्कीन बनाई वो एल्कीन इस तरीके की बनाई, यहाँ पर CH CH2 CH। ठीक है, अब जब मैं एक साइक्लिक कंपाउंड बनाऊंगा तो साइक्लिक कंपाउंड में जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चलता है जनरली वो एल्कीन एल्कीन वाला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चलता है। अब कोई भी मैं साइक्लिक कंपाउंड बनाऊंगा, मान लिया मैंने साइक्लोप्रोपेन बनाया या साइक्लोब्यूटेन बनाया या साइक्लोपेंटेन बनाया या साइक्लोहेक्सेन बनाया, तो उनमें क्या होगा?
उनमें जो जनरल फॉर्मूला चलता है वो CnH2n चलता है। क्यों? क्योंकि आप कोई भी साइक्लिक कंपाउंड अगर देखोगे, ठीक है, तो उसमें जितने कार्बन होंगे उससे डबल हाइड्रोजन होंगे। जैसे प्रोपेन में C3H6, जैसे ब्यूटेन में C4H8, जैसे पेंटेन में C5H10, जैसे हेक्सेन में C6H12। तो उसी तरीके से जो एल्कीन होती है, एल्कीन का फॉर्मूला भी ऐसा ही होता है। अगर आप देखो, इन सभी को मैं अगर ओपन चेन में लिखूंगा तो ये सारे के सारे एल्कीन है, अगर रिंग चेन में लिख दूंगा तो ये साइक्लो एल्केन है। तो इसीलिए एल्कीन और साइक्लो एल्केन आपस में रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं, बिकॉज बोथ हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या आपको ये बात क्लियर हुई थी? बट हाउ वी कैन डिफरेंशिएट कि जैसे मान लो फॉर्मूला लिखा है, दोनों का ही लिखा है, तो बट उसमें साइक्लो वर्ड लगा होगा। हाँ, साइक्लो वर्ड लगा होगा जी। ये देखो मैंने साइक्लो एल्केन लिखा है, ये देखो। क्योंकि देखो ना, अगर अगर आप इस चीज को देखो, मैं आपको और क्लैरिटी देने की कोशिश करता हूं। देखो मेरे पास कोई भी एल्कीन है, जैसे मान लिया कि C4H8 ही थी, ठीक है। अब मैं 4 कार्बन वाला एल्कीन लिखता हूं पहले, तो 4 कार्बन वाला एल्कीन ऐसे लिखूंगा CH3 CH2 CH3। अब मान लिया कि मैंने क्या करना है, इसका रिंग बनाना है। तो इसका रिंग बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा कि 2 कार्बन की वैलेंसी को फ्री करना पड़ेगा। तो अगर इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री करनी है और इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री करनी है, तो यहां से एक एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। तो जब यहां से एक एक हाइड्रोजन हटाऊंगा, इन कार्बन की वैलेंसी फ्री करूंगा, तो ये कुछ ऐसे दिखेंगे। अब इनको जोड़ दो, और जब इनको जोड़ दूंगा तो ये ऐसे दिखेंगे। ये जो नया बॉन्ड बनाया मैंने, मान लिया इसको आप 1 बोल रहे हो, इसको 2 बोल रहे हो, इसको 3 बोल रहे हो, इसको 4 बोल रहे हो। देखो 1 2 3 और 4, तो 1 और 4 के बीच में ये जो मैंने नया बॉन्ड बनाया, और बाकी तो आपस में कनेक्टेड ही थे। बोलने का मतलब ये है कि अगर मेरे को एल्केन से साइक्लो एल्केन बनाना है तो कहीं ना कहीं 2 हाइड्रोजन्स हटानी पड़ेगी, और जब एल्केन से 2 हाइड्रोजन हटाऊंगा तो अल्टीमेटली वो एल्कीन ही बन जाएगी। एक तरीके से देखना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका। ओके, बोलने का मतलब सर कि जब जो एल्केन है साइक्लिक मतलब रिंग फॉर्म में जाती है, तो दैट फॉलोज एल्कीन्स मतलब उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा दैट इज सिमिलर टू एल्कीन्स, आप ये टू बोल सकते एल्कीन्स। ओके ओके। हो। तो क्या ये क्लियर हुआ जी, रिंग चेन आइसोमेरिज्म? यस सर। ओके, अब लास्ट है इसमें हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब सिस और ट्रांस है ना। मान लिया कि मैं ब्यूट टू इन लिखता हूं, तो ब्यूट टू इन आप ऐसे लिखोगे, दिस इज ब्यूट टू इन। अब देखो उसको लिखने के 2 तरीके हैं। मान लिया कि मैंने यहां पर नंबरिंग भी दे दी 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो देखो इस तरीके से लिखा मैंने इसको, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर CH3 एक तरफ, CH3 एक तरफ, H एक तरफ और H एक तरफ, ये और ये सिमिलर है, ठीक है। आप नंबरिंग करके देख लो 1 2 3 4। ओके, अब देखो अगर सेम तरह के ग्रुप सेम साइड में आ जाए, सेम तरह के ग्रुप डबल बॉन्ड के सेम साइड में आ जाए, तो उसको मैं क्या बोलता हूं, उसको बोलता हूं सिस आइसोमर। तो इसका नाम सिस ब्यूट टू इन। अगर मैं इनको अपोजिट कर दूं, अगर मैं इनको अपोजिट कर दूं, जैसे मैं CH3 को 180 ले गया एक दूसरे से, एक H यहां है एक H यहां। अब देखो CH3 एक दूसरे से क्या हो गए, 180 हो गए। तो ये कौन सा आइसोमर बनता है, दिस इज ट्रांस ब्यूट टू इन। तो ये स्पेसिफिक वो है एल्कीन में कि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकती है। अगर डबल बॉन्ड के एक तरफ को सेम ग्रुप है,
जैसे देखो यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है, तो उसको बोलता हूँ सिस आइसोमर। और अगर एंटी है, एंटी मतलब अपोजिट, देखो एक CH3 यहाँ है तो दूसरा यहाँ है, एक H यहाँ है तो दूसरा यहाँ, ठीक है, तो उसको बोलता हूँ ट्रांस आइसोमर। तो क्या आपको ये बात क्लियर हुई? यस यस सर। बोलने का मतलब ये हुआ कि जो सिस और ट्रांस आइसोमर है उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो कहीं ना कहीं सेम है, बट उनकी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। सिस आइसोमर में जो सेम ग्रुप है वो सेम साइड पे है, जबकि ट्रांस आइसोमर में जो सेम ग्रुप है वो डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड पे हैं। ठीक है जी। अब एक बात यहां पे ये ध्यान रखना कि जो ट्रांस आइसोमर होता है, ट्रांस आइसोमर is more stable, is more stable than cis isomer, than cis isomer due to lesser crowding in trans, lesser crowding in trans। क्राउडिंग का मतलब ये हुआ कि अगर मैंने सिस आइसोमर देखा तो सिस आइसोमर में क्या था कि जैसे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, तो यहाँ पर CH3 एक बड़ा ग्रुप लगा था, यहाँ पर भी एक CH3 बड़ा ग्रुप लगा था, यहाँ पर क्राउडिंग ज्यादा थी। ठीक है, जबकि ट्रांस के केस में क्राउडिंग तो थी, बट वो क्राउडिंग थोड़ी डिवाइड हो गई, एक CH3 यहां था और दूसरा CH3 यहां था। ठीक है, हेंस ट्रांस आइसोमर इज मोर स्टेबल देन सिस आइसोमर, क्योंकि ट्रांस में क्राउडिंग कम होती है। ठीक है जी। यस आपको ये सर। सब कुछ क्लियर है? तो आज के लिए मैं यस इतना सर। ही करा रहा हूं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें स्टार्ट करेंगे वो इसका करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट। ठीक है, तो वो मैं आपको कल करवाता हूं। अब मुझे एक चीज ये बताओ कि मैंने आपका टेस्ट रखना है, वो टेस्ट कब रखूं? सैटरडे को टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि उस दिन आई थिंक फेस्टिवल भी है, मैंने इसलिए सैटरडे का नहीं पूछा आपसे। या सैटरडे संडे को को नहीं टेस्ट, सर। संडे को टेस्ट रखूंगा। संडे को सर रिटर्न दे दीजिएगा आप ना। अच्छा, तो मतलब मैं ऐसा करूंगा ना, मैं आपको टेस्ट भेज दूंगा ना, फिर जब आपको टाइम ओके। लगेगा मतलब, तो आप हाँ उसको मंडे तक कर देना फिर, है ना? ठीक है सर। हाँ, तो उसमें जो चैप्टर रहेगा आपका वो रहेगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर तो हमारा भी स्टार्ट हुआ, इससे पहले हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसमें हमने कार्बोकेटाइन देखा, कार्बेनाइन देखा, फ्री रेडिकल देखा, है ना, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखा, इंडक्टिव इफेक्ट देखा, रेजोनेंस इफेक्ट देखा। तो वो सारी चीजें हैं टेस्ट में आपको मिलेंगी, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन। ओके ठीक है सर। ओके जी, थैंक यू। बाकी कल कंटिन्यू करते हैं।